नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज फिर से हम आपके लिए लेके आ गए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, विद्युत स्थिर, यानी कि स्थिर विद्युतिकी, यानी कि जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक होती है, जो स्थिर होती है। आज हम उससे रिलेटेड बात यहाँ पर करें। तो यहाँ पर देखिए, स्थिर विद्युत का मतलब ये होता है जब कोई परमाणु होता है। देखिए, कोई भी परमाणु प्रकृति के अंदर क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स में, यानी कि इसकी कक्षाओं में होते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु कोई सा भी हो। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि धनावेश, ये किस पे चलेगा हमारा पूरा विस्तृत विद्युत, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश, यानी कि जो हमारा पूरा स्थिर विद्युतिकी है वो हमारा धनावेश और ऋणावेश से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु विद्युतीय रूप से, ठीक है, विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु में, क्योंकि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश, धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या क्या होती है, की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है। यानी कि इसको कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबरी पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब देखिए कैसा होता है, यदि एक धनावेश एक ऋणावेश से मिलेगा तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे ना, तो ये विद्युतीय रूप से क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, यानी कि शून्य चार्ज हो जाएगा। और हमने जो लाइन लिखी है उसमें हमने यही बोला है कि कोई भी जो परमाणु होता है वो विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यदि एक धनावेश है तो एक ही ऋणावेश है, यानी कि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि वहां विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, ठीक है, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे कि हमारा हाथ, हम जब अपने हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म होता है, यानी कि ये किसके कारण हो रहा है, ये इन्हीं धनावेश और ऋणावेश के कारण ही हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, हमारा हाथ वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये स्थिर आवेश है, इसका उपयोग हम कहीं इसको भेज नहीं सकते, इसका कॉमर्शियली उपयोग नहीं कर सकते। चलिए, तो घर्षण के कारण जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो घर्षण ऊर्जा के कारण, घर्षण ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से एक परमाणु से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में प्रवेश करते हैं, ठीक है।
यानी कि हमारा क्या है, दोनों हाथ हैं, ये दोनों परमाणु हैं, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। जब हम इन हाथों को रगड़ते हैं यानी घर्षण बल उत्पन्न करते हैं, कौन सी ऊर्जा है, घर्षण ऊर्जा। तो इस हाथ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन और इस हाथ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसके इसमें ट्रांसफर होते हैं और इसके इसमें ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आवेश का उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है आवेश। चलिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक धनावेश है और एक यहाँ पर क्या है, चलिए धनावेश नहीं, यहाँ कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु 1 है, ये क्या है हमारे पास, परमाणु 1, ये हमारे पास परमाणु 2, यानी कि 2 परमाणु है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बीच में क्या होते हैं, सब में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इसके आसपास गति कर रहे होते हैं। तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब इस परमाणु में प्रवेश करते हैं, क्या है दिशा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस परमाणु में प्रवेश कर रहा है, इस परमाणु में प्रवेश कर रहा है। तो इस परमाणु में जब वो प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर अपने को ये देखना है कि जिस परमाणु में वो प्रवेश कर रहा है वो हो जाता है हमारा क्या, ऋण आवेश। क्या हो जाता है, ऋण आवेश। और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है वो हो जाता है हमारा क्या, धन आवेश। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों होता है, देखो कोई व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु को कर्ज देता है या कोई पैसा किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने वाला ऋणी होता है कि कर्ज लेने वाला, कर्ज लेने वाला ऋणी होता है। देने वाला क्या होता है, दाता, यानी कि वो धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेश, यानी कि उसने तो इसको कर्जा दे दिया, यानी कि इसको लौटाना पड़ेगा ब्याज सहित, तो इसके पास धन की ओर वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसने ऋण लिया है, तो ऋण जो लेने वाला है वो ऋणावेश और देने वाला है वो धन आवेश यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। इसी घर्षण के कारण क्या होता है, मैंने बताया इसी घर्षण के कारण क्या होता है, जो हमारी परमाणु या वस्तुएं जो होती हैं वो आवेशित हो जाती है। यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरे परमाणु में प्रवेश करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह परमाणु धनावेशित, कैसा हो जाता है, धनावेशित, तथा जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, वह परमाणु क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो परमाणु 2 बनाए थे ना, उसमें देखो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही थी और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि ऋणावेश का बढ़ना, सॉरी धनावेश का बढ़ना, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी ऋणावेश का बढ़ना। तो ये समझ गए। चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो हमने बहुत पहले पढ़े हुए हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं आपको इसी वीडियो में सारा जो हमारा विद्युतिक है, स्थिर विद्युत, उसके बारे में पूरे हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। ऐसा लाइव नहीं है कि हमने लाइव चलाया है तो हट जाएगा, ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उन पर आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए
हम यहाँ पर दो उदाहरण लेते हैं स्थिर विद्युत के। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे हम ठंडियों के दिनों में जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, उनको भी जब हम उतारते हैं पहनते हैं तो उसमें से आवाज आती है या रोशनी भी होती है। अगर अंधेरे में देखें तो कंघा है, जैसे कंघे को हम बाल से ऐसे लगाते हैं ना, और अगर उसमें हम कोई चीज कागज वगैरह चिपकाएं तो उस पर चिपक जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि उसमें स्थिर आवेश उपस्थित हो चुका है। कौन सा आवेश? क्योंकि घर्षण ही किया था हमने यहाँ पर। क्या किया था? घर्षण। और जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक क्या धागे होते हैं, तो जब हम उनको उतारते हैं या रगड़ते हैं तो बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है, और उसी घर्षण से क्या होता है? वो स्थिर विद्युतिक उत्पन्न होता है ना, आवेश का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यदि देखिए, हम यहाँ पर हमारे पास ये कांच की छड़ है। काय की छड़ है? ये हमारे पास कांच की छड़ है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कांच की छड़। और ये हमारे पास क्या है? एक रेशमी कपड़ा है। क्या है? रेशमी कपड़ा है। रेशमी कपड़ा। तो एक उदाहरण तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इस कांच की ये छड़ को इस रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं ना, तो इस कांच पर क्या होता है? इस कांच पर याद रखना है आपको, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। और ये जो रेशमी कपड़ा है ना, इस रेशमी कपड़े पे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा आवेश? ऋण आवेश। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या? धनावेश, धनावेशित, और ये ऋणावेशित। ठीक है, एक उदाहरण आपने सुना होगा बिल्ली की खाल का। जब हम एम्बर की छड़, या तो आप क्या एबोनाइट की छड़ बोल सकते हो, एम्बर की छड़, तो हम यहाँ पर एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। ये हमने ली किस चीज की? एबोनाइट की। एबोनाइट की छड़। ठीक है, एबोनाइट की छड़। और यहाँ पर हम बिल्ली की खाल लेंगे। क्या लेते हैं? बिल्ली की खाल ले सकते हैं, चमड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम लेते हैं क्या? बिल्ली की खाल। इसको क्या बोलेंगे हम? ऐसा करके लिख देते हैं, बिल्ली की खाल या चमड़ा। बिल्ली की खाल बोल दो या चमड़ा बोल दो, या जो एबोनाइट की छड़ है ना, इसको हम एम्बर की छड़ भी बोल सकते हैं, एम्बर की छड़। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में आप समझिएगा, इन दोनों में अपन समझते हैं कि यहाँ पर हमने जब कांच की छड़ को इस रेशमी कपड़े से रगड़ा था, तो हमारे कांच पर कौन से आवेश आए थे? धनावेशित आ गए थे। और यहाँ पर आए थे रेशमी कपड़े पर ऋणावेशित। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। इसी प्रकार जब हम एबोनाइट की छड़ को इस बिल्ली की खाल पर या चमड़े पर जब हम रगड़ते हैं, तो इस एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी बिल्ली की खाल या चमड़ा है वो क्या हो जाएगा? टोटल धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है, धन आवेश। ठीक है, ये दोनों उदाहरण मैंने आपको इसलिए बता दी कि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनके बारे में हम लिख भी लेते हैं, तो नोट भी कर लीजिए आप कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ा जाता है या रगड़ते हैं या रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़, कांच की छड़ हमारी क्या हो गई? धनावेशित, धनावेशित। तथा रेशम का कपड़ा या रेशमी कपड़ा क्या हो गया? रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसमें भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि जब, ध्यान से लिखना है इस चीज को, एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं या फिर देखिए एम्बर की छड़ को, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, जब एबोनाइट
एबोनाइट या करके लिख देते हैं हम, एबोनाइट या एम्बर, ठीक है, एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल, ठीक है, बिल्ली की खाल या चमड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, छड़ यानी कि एबोनाइट या एम्बर की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित, ऋणावेशित तथा चमड़ा, चमड़ा क्या होता है, चमड़ा या बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों समझना है, कांच की छड़, रेशमी कपड़ा, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों चीजें होती है ना, ये स्थिर आवेश है। कौन सा आवेश है ये, हमेशा आपको याद रखना है, स्थिर आवेश के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग हम कमर्शियली नहीं कर सकते, ठीक है। इसका उपयोग होता है कहीं जगह पर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दो प्रकार की विद्युत होती है, एक गतिशील होती है और एक कौन सी होती है, स्थिर। तो हमारे घरों में जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, जो विद्युत आती है, वो कौन सी है, गतिमान यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा है। कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, यानी कि इसमें गति होती है। दो प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है, एक स्थिर प्रकार से, ये वाली घर्षण से, और एक जो हमारे पावर सब स्टेशनों में होती है, जो पानी, हवा, ठीक है, भाप, इनके द्वारा जो उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थिर विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, हमारे घरों में जो पंखों में जो कंडेंसर लगा होता है उसमें कर सकते हैं, फोटोकॉपी मशीन देखी है आपने, फोटोकॉपी मशीन में कर सकते हैं, एक्सरे मशीन में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग आप नोट कर लीजिए, यहीं लिख देता हूं मैं, उपयोग, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किसका उपयोग, यूजेस, ठीक है, यूजेस, संधारित्र, ठीक है, एक्सरे मशीन, फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। इन सभी में क्या होता है, स्थिर विद्युत का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे नियम होते हैं स्थिर विद्युत को लेके, वो होते हैं कूलाम्ब के नियम। किसके नियम होते हैं, कूलाम्ब के नियम। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम्ब होता है। तो कूलाम्ब के नियम हम सभी ने फिजिक्स में या फिर 10th क्लास में इन नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत शानदार तरीके से। तो सबसे पहला नियम भैया है, तो क्या बोलता है आपके माइंड में, बताइए जरा, सोचिए, जब तक मैं लिख देता हूँ। प्रथम नियम बहुत सिंपल है। पहले नियम के बारे में यदि हम बात करें तो एक प्रकार की यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। यानी कि यहाँ पर मैं अगर ऐसा बना दूं तो शायद हो सकता है कि आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, इन दोनों चित्रों में आपको निशान, तीर के निशानों का अंतर समझ में आ रहा होगा। देखो, कूलाम्ब के पहले नियम के अनुसार समान आवेश, यानी कि कौन से आवेश हैं ये, प्लस प्लस है या माइनस माइनस, कौन से हो सकते हैं, या माइनस माइनस भी हो सकते हैं। वो बनाता मैं तो उनका निशान भी मैं कुछ इस प्रकार से ही बनाता, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर हटाते हैं। समान आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि इनके मध्य कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल। किनके मध्य, इन समान आवेशों के मध्य कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल। और इन दोनों के बीच है आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये कूलाम्ब का पहला नियम है, ठीक है। कूलाम्ब जो है वो आवेश की एसआई यूनिट है,
किसकी? आवेश की एसआई यूनिट कौन सी है? कूलाम। ठीक है, तो इस परिभाषा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि समान आवेश, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल। ठीक है, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों के मध्य असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल विद्यमान होता है। बस यही कूलाम का क्या है? पहला नियम है। यदि समान आवेश Q1 और Q2 है तो एक दूसरे के मध्य क्या लगेगा? यदि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि Q1 और Q2 असमान है, ये माइनस या प्लस है या ये प्लस ये माइनस है, तो इनके मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यही होता है कूलाम का पहला नियम। दूसरा नियम समझ लेते हैं हम इसी में। दूसरा नियम क्या कहता है भैया कूलाम का? ये से मिटा रहा हूं मैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, इसका द्वितीय नियम भी हम देख लेते हैं। चलिए, इसका द्वितीय नियम कहता है कि जो ये आवेश थे ना हमने जो लगाए अभी, इनके मध्य जो बल लग रहा था, ठीक है, इनके मध्य जो बल लग रहा था, अभी जो आवेश हमने लगाए Q1 और Q2, इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, आवेश क्या थे हमारे? Q1 और Q2। ठीक है, तो कूलाम का जो द्वितीय नियम है, कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। वह कहता है कि जो भाई अभी आपने आवेश लगाए थे Q1 Q2, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उन पे कोई सा ही बल लग रहा हो, चाहे आकर्षण बल लग रहा हो चाहे प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है, बल यानी कि F, बल यानी क्या? F, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, परंतु उनकी जो मध्य की दूरी है, जो दोनों आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है, उस दूरी को हम मानते हैं d, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F, ये F क्या है? F इक्वल टू क्या है? बल, फोर्स। Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 आवेश, और D जो है वो दूरी है, किनके बीच की? आवेशों के मध्य की दूरी है। तो दूसरे नियम कहता है कूलाम का कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल F है, चाहे वो बल प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, बल ही होता है। बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती? अनुक्रमानुपाती अच्छा लगता है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परंतु उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है कूलाम का दूसरा नियम। लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार लिखिए, इस नियमानुसार आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी कि F, अब ये बल कौन सा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? लगने वाला बल F उन आवेशों के गुणनफल
ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाहे तो ऐसा बना भी सकते हो आप, एक आवेश ये ले लिया हमने Q1, एक आवेश ये ले लिया हमने Q2, एक मान को चलो कोई सा भी आवेश, धनावेश ऋणावेश कोई सा भी ले लो आप, ये इनके मध्य की क्या हो गई, दूरी D। ठीक है, और इन पर लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, F। इस प्रकार से आप एक डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या आपको समझने में आसानी होती है कि हमारे पास F भी है, Q1 Q2 भी है और D भी है। ठीक है, तो ये होता है हमारे कूलाम का दूसरा नियम। अब देखिए, ये समझ में आया। अब यहाँ पर हम इस सूत्र के ऊपर आएंगे। इस सूत्र देखिए, ये जो बल होता है ये हर जगह एक सा नहीं लगता। ठीक है, यदि हम खुली जगह में आवेशों को पास में या दूरी पर रखेंगे तो उनके मध्य का बल जो है कुछ और होगा, और जब उनको निर्वात में रखेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल कुछ और होगा। ठीक है, वैक्यूम में। तो हम दोनों का ही समझेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम समझते हैं। ये सभी लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, नोट कर लिया। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी समानुपात अनुक्रमानुपाती का निशान यदि लगा हुआ है तो जब वो हटता है तो कोई ना कोई नियतांक वहां पर जरूर आता है। ठीक है, क्या आता है, नियतांक वहां पर अवश्य ही आता है। तो इस नियम में अभी यहाँ पर एक नियतांक हमें लगाना होगा, जो हम लगाएंगे क्या, के। क्या लगाएंगे, के। जब ये यहाँ से हटेगा तो ए फिजिकल 2 का निशान लगेगा, तो यहाँ पर आएगा के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है। के क्या है, नियतांक है। ठीक है, ये हमेशा नियत रहता है। ठीक है, इस के का मान, ये जो के है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में इस के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर क्या रखा गया है, 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर रखा गया है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट जब हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि ये एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप कि एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर क्या है। जो एप्सिलॉन 0 है, क्या, जो एप्सिलॉन 0 है वो वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की निरपेक्ष, ठीक है, याद रखना ये शब्द को, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब सही है, विद्युतशीलता क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब इस विद्युतशीलता का मान कितना होता है, इसका मान आपको याद रखना है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और विद्युतशीलता को नापते हैं हम फेरेड प्रति मीटर में। किसमें नापते हैं, फेरेड प्रति मीटर में। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया, तो ये एप्सिलॉन आर क्या है। इस एप्सिलॉन आर को मैं यहां समझा देता हूं। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है
इसका मतलब होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। कौन सी विद्युतशीलता है ये? आपेक्षिक विद्युतशीलता है। याद रखिएगा, इस आपेक्षिक विद्युतशीलता की कोई यहाँ पर इकाई नहीं होती। क्या नहीं होती? इकाई नहीं होती। और आपको याद रखना है, जो हमारी वायु होती है, ठीक है, इसकी निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान यहां पर आपको याद रखना है कि वायु या निर्वात के माध्यम में ई आर एप्सिलॉन आर का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है एप्सिलॉन आर? यानी कि क्योंकि वायु की यहां पर करके वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर आप समझ गए कि यहां पर एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर दोनों क्या है। तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं हम कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है ना, इसको हम परावैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है कि निर्वात या वायु का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए इसी के बीच में हम एक परिभाषा और आपको नोट करवा देते हैं जो आपको एग्जाम में, ये लिख लिया आपने, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर क्या है। चलिए, जो आपको एग्जाम में आ सकती है कि दो आवेश यदि माध्यम में, ठीक है, निर्वात के माध्यम में यदि 1 मीटर की दूरी पर रखें तो उनके बीच कितने न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, लिख लो यहां पर, यदि दो समान आवेश, कौन से आवेश हो? समान आवेश, जब समान आवेश वायु या निर्वात या माध्यम तीनों में से किसी एक में, माध्यम में, यदि इनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, यानी कि यदि दो समान आवेश वायु, निर्वात या माध्यम में यदि 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो भी बल हो, अब समान आवेश तो प्रतिकर्षण लगेगा, लगने वाला बल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो तो वह आवेश कितना होता है? तो वहां 1 कूलाम आवेश के बराबर, तो वहां 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। यानी कि यदि, यार सोचिए आप कि जो 9 इंटू 10⁹ है वो 1 कूलाम आवेश, और 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलाम का आवेश जो है वो जो होता है वो न्यूटन के बराबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है ना, वो न्यूटन के बल के नियम के समरूप ही होता है। न्यूटन का जो नियम है और जो कूलाम का नियम है वो दोनों एक दूसरे के समरूप कहे जा सकते हैं। ठीक है,